नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले मैंने पार्ट 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो मैंने आपको दिया था और जिसके कुछ टर्म बाकी रह गए थे उसको मैंने बोला था पार्ट 2 में लेकर आने के लिए। तो दोस्तों, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकेंड वीडियो में, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए। और दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइए कि समझ में आ रहा है और लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में हमें बताइए, हम आपकी समस्या को दूर जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कल हम देखे थे कि ठोस अवस्था से कैसे द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से कैसे कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है। दोस्तों, ठोस पदार्थ यानी कि हम ले लेते हैं बर्फ को ले लेते हैं। तो दोस्तों, यदि बर्फ को गर्म करेंगे, उसमें उष्मा देंगे तो दोस्तों वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और फिर इस द्रव अवस्था को यदि हम उष्मा देते हैं तो उष्मा से ये फिर किस में बदल जाता है दोस्तों? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर ये रिवर्स हो जाता है। फिर ये रिवर्स होकर फिर जब गैसीय अवस्था को हम शीतलता देते हैं दोस्तों, तो ये शीतलता देने के बाद ये फिर द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव अवस्था को फिर शीतलता देने के बाद, यानी पानी को फिर शीतलता देने के बाद वो किस में बदल जाता है? ठोस अवस्था में। आप लोग देखे होंगे अपने घर में, यदि फ्रीज वरीज होगा तो फ्रीज में दोस्तों द्रव अवस्था यदि वाटर को आप रख देते हैं जो कि द्रव अवस्था में होता है, उसको जब आप फ्रीज में रख देते हैं तो दोस्तों वो ठोस आकार ले लेता है। यानी कि वो किसका आकार लेता है? बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? बर्फ बन जाता है, ठोस का आकार ले लेता है। तो मैंने यहाँ तक आपको डिस्कस कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बात और बता दिया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जल और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने कल ये बात आपको नहीं बताया था कि जो बर्फ होता है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस से बनना प्रारंभ होता है और 0 डिग्री पर आकर वो पूरी तरह से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो मैंने इसके बारे में भी कल डिस्कस किया था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिसको दोस्तों हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम लोग दोस्तों सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए अब इसके बारे में देखें कि ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसा गुण होता है कि वो द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए दोस्तों ठोस अवस्था से डायरेक्ट वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये से प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड ले लीजिए और इसमें आप जो है इसका चूर्ण लेकर और इसमें आप चीनी की एक प्याली में डाल दीजिए। इसको ले लीजिए, अमोनिया क्लोराइड को ले लीजिए जिसको आप कपूर बोलते हैं। इसका चूर्ण लेकर, छोटे छोटे कण को लेकर आप एक चीनी के प्याले में डाल दीजिए। उसको डालने के बाद आगे जो प्रोसेस हो रहा है आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, चीनी की प्याली पर जैसे ही कप को उल्टा करके रख देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक प्याला है जिसमें चीनी रखा हुआ है और इसी चीनी के प्याले में हम जो है एक बीकर लाकर डाल देते हैं और इसमें हम कुछ अमोनिया क्लोराइड को डाल देते हैं। और जो ये बीकर होता है दोस्तों, इस बीकर को रुई के टुकड़ा से हम क्या कर देते हैं दोस्तों? बंद कर देते हैं। यानी कि जो किप होता है उस किप के सिरे पे रुई हम लगा देते हैं। और दोस्तों, जब हम इसको धीरे धीरे नीचे से गर्म करते हैं, जब इस बीकर को दोस्तों हम नीचे से यहाँ से गर्म करते हैं, इस बर्नर को हम जब गर्म करते हैं तो हमें यह देखते हैं कि जो अमोनिया क्लोराइड होता है दोस्तों वो ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यानी वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। यानी जो कीप की भीतरी दीवार पर जो पदार्थ होते हैं वो दोस्तों वाष्प संघनित होते हैं। जो कप की भीतरी दीवार होता है ना दोस्तों, वो पदार्थ के जो वाष्प होते हैं उसको संघनित कर लेते हैं। यानी कि हमारा कहने का अर्थ यह था कि जो ऊर्ध्वपातन की जो प्रोसेस है उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जो कि बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस से डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पे कि ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में परिवर्तन होता है, ऊपर आपको बताया गया है। तो ऊर्ध्वपातन यह कहता है कि यह ऊर्ध्वपातन लिक्विड में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जो है ठोस से किस में चला जाएगा दोस्तों? गैस में चला जाएगा। और यही प्रोसेस कहलाता है क्या?
ऊर्ध्वपातन। तो आपको यहीं पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक चीनी के प्याली में, मान लीजिए यहाँ पे हम एक चीनी का प्याला ले लिए और उसमें अमोनिया क्लोराइड अर्थात हम कपूर को डाल देते हैं और ऊपर से एक बीकर को लगा देते हैं और उस बीकर की जो ऊपरी दीवार होती है दोस्तों, उसको हम रुई के टुकड़ा से क्या कर देते हैं, पूरी तरह से जाम कर देते हैं। अब जब हम नीचे से उसको हम जब वाष्प देते हैं तो यह देखते हैं, जब उसको गर्म करते हैं धीरे धीरे, तब यह देखते हैं कि जो ठोस अमोनिया क्लोराइड होता है दोस्तों, वह बिना द्रव अवस्था में आए वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यानी कि जो ये बीकर होता है दोस्तों, इसकी भीतरी दीवार जो होती है ना दोस्तों, ये पदार्थ के वाष्प को संघनित कर लेते हैं। इसी कारण से जो है ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस में कोई भी पदार्थ कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, वह लिक्विड में परिणत नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ का नाम आपको दे दिए हैं कपूर या फिर अमोनिया क्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर बी पे, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। दाब परिवर्तन पर प्रभाव, अब आइए इसको समझ लेते हैं। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में जो गैस होता है दोस्तों, उसे यदि हम संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान होते हैं ज़्यादा गैसों में, कल मैंने आपको बताया था। तो जब उसको हम संपीड़ित करेंगे तो उसके कणों के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, वह कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ फार्मूला टाइप में आपको दर्शाया गया है कि जो दाब होता है, जब दाब बढ़ता है तो तापमान घट जाता है, और जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, अगर ये दोनों एक साथ में प्रोसेस होता है दोस्तों, तो गैस को हम द्रव में आसानी से बदल सकते हैं। द्रव को आसानी से हम दोस्तों बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक फिगर के माध्यम से कि जो पिस्टन होता है, इस सिलेंडर में जो गैस होती है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इससे दबाते हैं, और दबाने के प्रभाव यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी सिलेंडर होता है दोस्तों, जब उसको हम दबाते हैं तो उनके जो कणों की दूरी होती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, यानी उनके कणों के बीच की दूरी दोस्तों यहाँ पे कम हो जा रही है। और कम हो जाने के कारण जो है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरह से वो क्या हो जाती है दोस्तों, वह गैस द्रव में बदल जाती है, वह गैस जो है दोस्तों द्रव में बदल जाती है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला एक टर्म इसमें लेते हैं। अब आगे क्या है पॉइंट, आगे पॉइंट है ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ज़्यादा दाब यदि हम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा यदि हम प्रेशर बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के कारण कणों, गैस के कणों की जो नज़दीकी हो जाती है वो बहुत आसपास में हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दब जाते हैं। अब देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को वापस गैसीय यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। जो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ड्राई आइस यानी कि उसको पुनः जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बिना द्रव अवस्था में बदले इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। इसमें जो दाब होता है दोस्तों उसको घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। चलिए यहाँ पे देखिए ड्राई आइस जो होता है, शुष्क बर्फ होता है दोस्तों, उसको जो है हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है ऊर्ध्वपातन वाला, जो कि सॉलिड होता है, जो कि द्रव अवस्था में न जाकर डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं को अंतरा रूपांतरण इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए आइए हम देख लेते हैं एक एक करके कि कैसे उसका रूपांतरण किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संगलन दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, संगलन के बारे में देख लेंगे दोस्तों। तो संगलन यानी कि संगलन को हम इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं फ्यूजन।
तो दोस्तों जब हम द्रवीय पदार्थों को यदि उष्मा देते हैं दोस्तों, तो वह जमने लगता है, और जमकर वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो ठोस बन जाता है। और जब वह ठोस बन जाता है दोस्तों, तो वह ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस के द्वारा दोस्तों वह गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, वह गैस में बदल जाता है। और गैस जो होता है दोस्तों, फिर उसको जब हम उष्मा देते हैं दोस्तों, तो वह किस में शीतलता देते हैं जब उसको, तब वो बदल जाता है दोस्तों द्रव में, जिसको हम संघनन बोलते हैं। और इस संघनन को दोस्तों हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और आप प्रोसेस लगा सकते हैं दोस्तों। जो द्रव होता है वह वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा गैस में बदल जाता है, और जो गैस होता है दोस्तों वह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों ठोस अवस्था में बदल जाता है। और यही ठोस अवस्था जो है संकलन की प्रोसेस द्वारा दोस्तों वह पुनः किस में बदल जाता है दोस्तों, द्रवीय अवस्था में बदल जाता है दोस्तों। तो यह दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो अपने रूप को क्या करती हैं, इस तरह से परिवर्तन कर देती हैं। आप देख लिए होंगे यहाँ पे, जो द्रव होता है दोस्तों वह जमकर ठोस बन जाता है, और फिर जो ठोस होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन के विधि द्वारा वो गैस में बदल जाता है, और गैस में संघनन की प्रोसेस द्वारा दोस्तों वह द्रव में बदल जाता है। या फिर आप इस दिशा से देखना चाहेंगे तो जो द्रव होता है दोस्तों वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वह गैस बन जाता है, और गैस जो है दोस्तों वह फिर किस में बदल जाता है दोस्तों, ठोस में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा। यानी कि गैस से ठोस बनना और ठोस से गैस बनना, ये दोनों ही प्रोसेस आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। और यही ठोस जो है दोस्तों फिर जो है संकलन की प्रोसेस द्वारा यानी फ्यूजन की प्रोसेस द्वारा फिर किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला टर्म जो है हमारा, अब हम बात करेंगे दोस्तों वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। अब इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं दोस्तों वाष्पीकरण के बारे में। तो वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें जो द्रव पदार्थ होता है यानी जो लिक्विड मेटल्स होते हैं उनके सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। किसी भी तापमान पर वह किस में बदलने लगते हैं दोस्तों, वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण। यानी कि पदार्थ जो है, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो सतही कण होते हैं वह क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, जो कण होते हैं उनमें उच्च गतिज ऊर्जा होता है। उनमें क्या होता है दोस्तों, उच्च गतिज ऊर्जा होता है। और इसी उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि उनमें अब कोई आकर्षण बल रह नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वे अन्य जो कण होते हैं उनके कणों से यानी आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। इसलिए वो पदार्थ जो है दोस्तों वह द्रवीय पदार्थ किस में बदल जाता है दोस्तों, वाष्प में बदल जाता है। अब आगे हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले दोस्तों निम्न कारक हैं। जैसे नंबर 1 सतही क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हैं सरफेस, जिसको आप बोलते हैं दोस्तों सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हैं सरफेस एरिया। तापमान में वृद्धि यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। 3 नंबर में है दोस्तों आर्द्रता। 3 नंबर में है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। अब देखिए 4 नंबर वायु की गति यानी मोशन ऑफ एयर। ये जो है दोस्तों 4 प्रकार के कारक हैं जो वाष्पीकरण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश टाइप नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। आप अपने नोट्स में इसका इंग्लिश भी नोट ज़रूर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों जो सतही क्षेत्रफल होते हैं, ये देखिए ये कैसे उसको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यदि हम सतही क्षेत्रफल को दोस्तों इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो वाष्पीकरण होता है इसकी दर जो है दोस्तों, इसकी जो रेट है, ये रेट क्या हो जाए दोस्तों, बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह से इसको प्रभावित करता है। 2 नंबर में बात करते हैं दोस्तों तापमान में वृद्धि। जब भी तापमान बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण की दर जो है दोस्तों आपरूपी बदल जाएगी। वाष्पीकरण की दर आपरूपी ही क्या हो जाएगी दोस्तों, बदल जाएगी, क्योंकि जो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वह बढ़ जाती है। कारण यही है कि जो पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वह बढ़ जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, पूर्णतः बढ़ जाती है। आप अपने घर पे भी देखे होंगे, यदि पानी को गर्म करेंगे तो धीरे से, अगर गैस जला रहे हैं तो गैस अगर स्लो मोशन में जल रहा है तो थोड़ा कम उसमें से वाष्प निकलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और तेज कर देंगे तो वह पूरी तरह से उबलने लगेगा और उसमें वाष्पीकरण की दर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण ये होता है दोस्तों कि जो वाटर की जो कण होता है उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वो अचानक बढ़ जाती है, जिसके कारण से वाष्पीकरण की दर भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम प्लेट ले लिए हैं, इस प्लेट में थोड़ा सा वाटर का मात्रा ले लिए और नीचे से इसको हम आग दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आग हम अगर थोड़ी सी देंगे तो ये धीरे धीरे खोलेगा और धीरे धीरे इसमें से वाष्पीकरण होगा, वह धीरे धीरे इसमें से वाष्प निकलेगा। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा हम हाई कर देते हैं दोस्तों तो ये क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण की दर जो है दोस्तों बढ़ जाता है। दोस्तों इसमें वाष्पीकरण का जो दर होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर का कण होता है वह इतना तीव्र हो जाता है दोस्तों कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों आर्द्रता। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आर्द्रता। अभी इसका इंग्लिश हमने आपको लिखवा दिया है, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता से कैसे वाष्पीकरण को प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों आर्द्रता से वाष्पीकरण कैसे प्रभावित होते हैं इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हवा में आर्द्रता है, नमी है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, वो कभी बढ़ नहीं सकती है। यानी कि ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, ये याद रखिएगा। यानी कि ज़्यादा आर्द्रता होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है कि वायु की गति, मोशन ऑफ एयर। अगर वायु की गति बढ़ जाती है दोस्तों तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे वायु की गति बढ़ जाती है दोस्तों वैसे ही वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे हम वाष्पीकरण से शीतलता होती है। दोस्तों क्या वाष्पीकरण से शीतलता होती है, आइए अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों आप सभी से कहना है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं लगता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपके पास में आएगा आप अपने तरीके से और अपने मन पसंद से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार को अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए आइए वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि वाष्पीकरण के दौरान जो भी लुप्त हुई ऊर्जा होती हैं उसको पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं दोस्तों वह अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, यानी अपने तरफ में खींच लेते हैं। और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है दोस्तों, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, कोल्ड हो जाता है। यानी कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है।
वाष्पीकरण से शीतलता होती है। क्यों? क्योंकि जो भी द्रव के कण होते हैं वह अपने आसपास के वातावरण से गतिज ऊर्जा को अपने तरफ खींच लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। और जब वातावरण में ऊर्जा होगा ही नहीं तो दोस्तों क्या होगा, वह वहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा दोस्तों। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण पर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा उदाहरण पे। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। जब हम एसीटोन को दोस्तों अपने हाथों पर लेते हैं तो हमारी हाथ की जो ऊष्मा होती है वह एसीटोन क्या कर लेता है, उसको जो है दोस्तों अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है और उसको वाष्प बनाकर वातावरण में छोड़ देता है, और जिसके कारण हमारे हाथ से वाष्प निकल जाता है, ऊष्मा निकल जाता है, जिसके कारण हमारा हाथ जो है पूरी तरह से कोल्ड महसूस होता है दोस्तों। चलिए तो आगे हम चलते हैं। चलिए 2 नंबर है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हमें गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो इसको भी ध्यान दे दीजिएगा कि गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो दोस्तों गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है और सूती कपड़े जो है दोस्तों पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण, यानी कि जो सूती कपड़ा है दोस्तों वह पानी को बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर सकता है। इसी कारण जो है दोस्तों पसीना अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है। जो सूती का कपड़ा दोस्तों पसीना के माध्यम से, जो भी हमारे बॉडी से पसीना निकल कर आता है दोस्तों, वह सूती के कपड़ा क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देता है। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े पहनने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, आराम मिलता है। यही कारण है कि हम गर्मियों में सूती का कपड़ा पहनते हैं। फिर से एक बात समझ लीजिएगा कि गर्मियों में सूती के कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो दोस्तों गर्मियों में पसीना अधिक आता है और सूती के कपड़ा हमें पहनना चाहिए, इसलिए कि सूती का जो कपड़ा होता है दोस्तों वह जल का या फिर जो पसीना होता है वह उसके बहुत अच्छा अवशोषक होता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से उसको अवशोषित कर लेता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अवशोषित करने के बाद वह क्या करता है कि वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है पसीना को, जिसके कारण वाष्पीकरण से हमें शीतलता होती है। इसीलिए हम गर्मी के दिनों में दोस्तों सूती के कपड़ा पहनते हैं ताकि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहे और हमें आराम मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन के तौर पे ही है दोस्तों, ये 3 नंबर भी पॉइंट क्वेश्चन की तरह ही है कि गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में छिड़कते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टेक्निकल एरर के, हाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों हम चलते हैं अब आगे की तरफ, बढ़ते हैं कि गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा, यानी कि जो गर्मी होती है उससे प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण और हमें से भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। तो देखिए गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं, जो फील्ड होता है जहाँ पे जो कुछ लोग बैठते हैं, या फिर अक्सर आप अपने छत पे देखते हैं गर्मी के दिनों में फर्श छत के ऊपर जब आप लोग जाते हैं सोने के लिए तो पक्का जो है पूरी तरह से गर्म हो जाता है दोस्तों। तो लोग क्या करते हैं, घर के लोग उस पर पानी छिड़कते हैं या पानी से पूरी तरह से धो डालते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि मैदानों में या छत के ऊपर जो गर्मी होती है दोस्तों, उस गर्मी को क्या कर देता है दोस्तों, पानी डालने के बाद जब पानी ऊष्मा को, जब गर्मी को पानी पड़ता है दोस्तों, तो वह पानी जो है दोस्तों वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदलने के कारण वह जगह जो है दोस्तों पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आप अक्सर जो है अपने घर पे भी देखे होंगे कि जो छत के ऊपर लोग पानी डालते हैं, इसका कारण यही कि छत के ऊपर कुछ लोग जो है दोस्तों पानी छिड़कते हैं
ताकि जो है फर्श जो है पूरी तरह से ठंडा महसूस हो। इसका कारण यही है कि पानी पड़ते ही वह पानी जो है और जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा के माध्यम से वो पानी वाष्प में बदल कर और वातावरण में घुल मिल जाती है, और जिसके कारण जो है हमारा मैदान होता है दोस्तों वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1 का थ्योरी। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब कुछ हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस को आप सभी करेंगे और ईमानदारी से करके इसका नोट्स बनाएंगे। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए, तो इन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन जो है थ्योरी के माध्यम से आपका क्लियर हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की दोस्तों आवश्यकता है। चलिए इतना के लिए टाटा। यदि दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।